लेसन नंबर 2 आपका फिनिश हो चुका था कल। अब लेसन नंबर 3 आपका आता है वैद्युत विभव। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है यहाँ पर वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। वास्तव में किसी भी आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहला तो वह है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा तथा नंबर सेकंड वैद्युत विभव द्वारा। यहाँ पर हम बात केवल वैद्युत विभव की करेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बहुत पहले लेसन नंबर 1 से अब तक समझते आ रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब हम इस टॉपिक में समझेंगे वैद्युत विभव के बारे में। तो वैद्युत विभव ही वह भौतिक राशि है जो कि आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है या व्यक्त करती है। यदि दो वस्तुओं के विभव बराबर है, यदि दो वस्तुओं के विभव बराबर है और उनके आवेश चाहे कितने भी क्यों ना हो, आवेश पहले का कुछ और हो, दूसरे का कुछ और हो, कितने भी आवेश क्यों ना हो उनके, या कुछ भी आवेश क्यों ना हो, उनमें वैद्युत प्रवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों वस्तुओं के विभव बिल्कुल बराबर हैं। मान लो प्लस क्यू एक आवेश है जो कि यहां पर स्थित है किसी ना किसी बिंदु पर। बिंदु इन्होंने कोई भी नहीं दिया है, प्लस का क्यू आवेश है और इसके साथ में क्योंकि प्लस का क्यू आवेश हमने रखा है तो इसको इसके चारों ओर कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्योंकि आवेश रखा हुआ है। अब इस आवेश से कुछ दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश रखा है। मानकर चलिए यह धन परीक्षण आवेश कहीं यहां हो सकता है, प्लस का क्यू 0 धन परीक्षण आवेश। प्रैक्टिकल के लिए जो हमने पहले आवेश लिया था प्लस का क्यू लिया था, इसके कुछ दूरी पर या इससे कुछ दूरी पर प्लस का क्यू 0 एक धन परीक्षण आवेश हमने ले रखा है। अब दोनों आवेशों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी तो अवश्य है। क्या करेंगे? दोनों आवेशों को एक रेखा के द्वारा मिला देंगे। मानकर चलिए ये हमने रेखा खींच दी है जिसके कारण दोनों ही आवेश एक दूसरे से संपर्क में हो चुके हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच में Q और Q0 के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण बल अवश्य लगेगा। आकर्षण बल इसलिए लगेगा क्योंकि ये भी प्लस का है, प्रतिकर्षण, आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण, गलत बोल गया मैं। प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि दोनों ही आवेश प्लस के हैं और जब दोनों ही आवेश प्लस के हैं तो यहाँ पर कैसा युग्म बन रहा है? सजातीय आवेशों का युग्म बन रहा है। और सजातीय आवेशों में कैसा बल लगता है जी? प्रतिकर्षण का लगता है। प्रतिकर्षण यानी ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के बीच में इस समय लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? मानकर चलिए इन दोनों आवेशों के बीच में बिंदु A और बिंदु B है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बिंदु A हो सकता है और यहाँ बिंदु B हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? इस Q0 जो धन परीक्षण आवेश था, इस आवेश को, क्योंकि दोनों ही आवेशों के बीच में इस समय प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लगने के साथ साथ हम इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु B की तरफ सरकाना शुरू कर देते हैं। अब ध्यान देंगे ये ऐसे कार्य करेगा इस समय प्रतिकर्षण बल जैसे आपने मैग्नेट देखी होंगी। मैग्नेट में क्या रहता है? एक तो नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। दो मैग्नेट लेना, दोनों को चिपकाना। जब N और S यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा? मैग्नेट चिपक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? कोई सी भी एक चुंबक को पलट दीजिए। जब चुंबक को पलट देंगे, मानकर चलिए आपने ये घर वाली चुंबक पलट दी, तो क्या होगा? चुंबक पलटने से इसका नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा, साउथ पोल पीछे चला जाएगा।
पहले चुंबक को आपने नहीं पलटा, दूसरे चुंबक को आपने पलट दिया। अब दोनों के नॉर्थ और नॉर्थ पोल बिल्कुल सामने आ चुके हैं। दोनों चुंबकों को यदि आप पास पास लाओगे, यदि दोनों चुंबकों को अब इस समय पास लाओगे तो क्या होगा, दोनों चुंबक दूर जाने का प्रयास करेंगे, चिपकेंगे नहीं, आकर्षित नहीं होंगी। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर आ रही है, क्योंकि दोनों ही आवेश धनावेशित है। तो दोनों ही आवेशों के बीच में कैसा बल लग रहा है जी, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यानी दोनों ही आवेश एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि ये चुंबक कर रही थी। प्रैक्टिकल चाहो तो करके देख सकते हो चुंबक से। ये केवल समझाने के लिए था, आगे लेसन आएगा मैग्नेट वाला तो उसमें विस्तार से इसको समझाया जाएगा। अभी के लिए केवल आप इसको समझिए। तो दोनों आवेश धन परीक्षण है, और धन परीक्षण आवेशों को जब हम पास पास लाएंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि कूलॉम का नियम हमने पढ़ा है, F प्रोपोर्शनल 1/r², यानी जैसे जैसे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम होगी, उसी प्रकार से इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि F प्रोपोर्शनल 1/r²। दूरी घटने से बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ाने से बल घटेगा। दैट्स सिंपल। तो कूलॉम का नियम भी कह रहे हैं कि F प्रोपोर्शनल 1/r², दोनों आवेशों के बीच की दूरी जब घटेगी तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु B की तरफ सरकाना शुरू कर रहे हैं। तो क्या होगा, बाह्यकर्ता को इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, बाह्यकर्ता को इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, जो कि दोनों आवेशों के बीच में लग रहा था, उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना पड़ेगा। मान के चलिए यह आवेश बिंदु B तक आ जाता है। अब बिंदु B पर आ गया तो डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। जब डिस्टेंस इसकी लगातार कम हो गई तो बल क्या हो गया, बढ़ गया। जितनी डिस्टेंस कम होती रहेगी बल उसी अनुपात में बढ़ता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर और आगे बढ़ाओ, तो अब क्या होगा, बल और ज्यादा बढ़ गया, प्रतिकर्षण बल और ज्यादा बढ़ गया। चुंबक देखते हो आप, जैसे जैसे पास आते रहेंगे वैसे वैसे उनमें प्रतिकर्षण बल बढ़ता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही ये आवेश बिंदु A तक आएगा, इनमें प्रतिकर्षण बल और ज्यादा आ जाएगा। अब बाह्यकर्ता को और आगे तक आवेश को ले जाने के लिए, यानी +Q आवेश की तरफ ले जाने के लिए बाह्यकर्ता को इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, यह विभवांतर होता क्या है। विभवांतर परिभाषा आप यहां से लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में तो नहीं, किसी धन परीक्षण आवेश, किसी, यहां से परिभाषा बना सकते हैं आप, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। परिभाषा दोबारा सुन लेंगे, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। मानकर चलिए बिंदु A पर विभव VA है, VA जो है मैं सापेक्ष में लिख रहा हूं। बिंदु A पर विभव VA है
और बिंदु बी पर विभव क्या है, वी बी। वी बी विभव को V से शो करते हैं। वोल्टेज होता है ना VOLTAG, तो इसको V से शो करते हैं। तो बिंदु A पर जो विभव है वो VA है, बिंदु B पर विभव है वो VB है। तब इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB। VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या हो जाएगा, W अपॉन Q0। क्योंकि जितनी मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी समझाई है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आवेश Q0 को बिंदु B से A तक ले जाने में बाह्यकर्ता को बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति यानी अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसका मात्रक लिखेंगे तो W का मात्रक क्या होता है जी, जूल होता है। W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अपॉन में इसका मात्रक जो आवेश है उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, COULOMB कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम क्या होता है, 1 जूल प्रति 1 कूलाम या 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है जी वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है, VOLT वोल्ट। आप इसे वोल्ट भी कह सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जूल प्रति कूलाम भी आप कह सकते हो या फिर वोल्ट भी आप कह सकते हो। तो ये इसका मात्रक हो जाता है। आप समझेंगे कौन कौन सी राशि है। यहां से क्या सिद्ध होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलाम। आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं 1 वोल्ट का मतलब बताओ। 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, 1 जूल प्रति कूलाम। 1 जूल प्रति कूलाम। मानकर चलिए ये जो आपका बिंदु B है ये अनंत है, बिंदु B आपका अनंत है। अब मैं इसको थोड़ा और ऊपर करके लिखूंगा ताकि और अधिक आपको समझ में आ सके। यहाँ आवेश क्यों रखा था ये। अब हम क्या कह रहे हैं, मान के चलो जो बिंदु है वो B आपका अनंत पर कहीं रखा है। अनंत का मतलब ऐसी डिस्टेंस है जिसकी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कोई माप नहीं कर सकते, ऐसी बिंदु यानी अनंत पर रखा है। लिखेंगे माना बिंदु B अनंत है। बिंदु B अनंत पर है, तब क्या होगा, अनंत पर जो विभव होगा, V इक्वल टू क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। V इक्वल टू 0। अनंत पर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना, डिस्टेंस कितनी है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी घटता या बढ़ता जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, बल घटेगा। अब ये जो डिस्टेंस हो गई कितनी, अनंत हो गई। हमने क्या मान लिया, बिंदु B अनंत पर मान लिया है। तो अनंत पे क्या होगा, जो प्रतिकर्षण बल है बहुत नगण्य लगेगा, यानी इतना नगण्य लगेगा कि आप उसको 0 मान सकते हो। इतना नगण्य लगेगा कि आप उसको 0 मान सकते हो। तो उस पर वैद्युत विभव क्या होगा, वो 0 हो जाएगा यहां से। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या था, VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q0। सेम फॉर्मूला है, मात्रक लेना चाहो लिख लो, वोल्ट।
अब क्या करेंगे हम, वीबी जो है इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, जीरो, क्योंकि अनंत पर विभव जीरो है। हो जाएगा वी ए माइनस जीरो इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। क्या करेंगे, वी ए में से जब जीरो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल वी ए ही बचेगा, इसलिए का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। अर्थात इसका मतलब भी क्या हुआ, अनंत से, दोबारा समझ लेंगे, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को, क्योंकि अनंत की बात हो रही है इस समय, बिंदु हमने बी अनंत पर मान लिया है, तो अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब है अनुपात, अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। मानकर चलिए ये बिंदु ए ना होकर के सी हो तो वी ए के स्थान पे वी सी हो जाएगा, डी हो तो वी डी के ए के स्थान पे डी हो जाएगा, और ई एफ कोई भी बिंदु हो सकता है। ये हमने मानने के लिए तो केवल ए माना है, कोई भी बिंदु ये हो सकता है, तो वो बिंदु हम यहाँ पर लिख लेंगे। और बिंदु भी हमने अनंत पर बता दिया है, और अनंत पर पहले से ही विभव क्या है, वो जीरो है। कैलकुलेशन किया तो हमको प्राप्त हुआ वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो वोल्ट। मात्रक भी लिखो भैया, वोल्ट। नंबर काटने का बिल्कुल भी मौका मत दो एग्जामिनर को, मात्रक सहित लिखिए सारी वैल्यू। चक्कर काट जाए एग्जामिनर को भी चेक करते समय, यार नंबर कहाँ काटे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू जीरो वोल्ट हो जाएगा। दोबारा समझ लेंगे परिभाषा, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अब VA का मतलब है बिंदु A पर वैद्युत विभव, फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन क्यू जीरो वोल्ट। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। इस फॉर्मूले के द्वारा बहुत सारे हम सवाल करेंगे आगे। आगे आता है जी वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर के मात्रक एवं विमाएं। अब मात्रक तो आपको पता है कितना होता है, मात्रक आप यहां से भी लिख सकते हैं। कार्य का मतलब क्या होता है, मात्रक क्या होता है, जूल बटे, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो एक जूल प्रति एक कूलाम, एक जूल प्रति एक कूलाम, या एक जूल बटे एक कूलाम को क्या कहते हैं, एक वोल्ट कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो जाएगा। आगे इसकी विमा भी लिखना चाहो तो विमा भी लिखिए आप, विमा भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कार्य की मान के चलो विमा हमको पता ही नहीं है, हम कार्य के विमा भूल गए, तो बना सकते हो भैया कार्य की विमा। कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन यानी F इंटू एस, F इंटू एस, बल गुणा विस्थापन बटे आवेश। अब आवेश की विमा भी आपको पता नहीं है मान लीजिए, तो आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है IT Q इक्वल टू IT। I क्या है यहाँ पर वैद्युत धारा, और T क्या है, समय। ठीक है, यहाँ पर जो वैद्युत धारा है मूल राशि है, और जो समय है ये भी मूल राशि है, लेकिन ये जो है व्युत्पन्न राशियां हैं। F चलो विस्थापन तो मूल राशि बन चुकी है हमारे पास, लेकिन जो बल है ये व्युत्पन्न राशि है, तो इसको भी हम मूल राशि में बनाएंगे। बल क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है MA यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो F के स्थान पे क्या रखेंगे, MA रखेंगे, MA, और आगे क्या है S यानी विस्थापन बटे IT इक्वल टू, अब देखिए M क्या है, द्रव्यमान यानी मूल राशि बन चुकी है, A क्या है, त्वरण यानी ये अब भी व्युत्पन्न राशि है। त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल यानी V अपॉन T।
v अपॉन टी। तो हो जाएगा एम वी अपॉन टी, ये तो त्वरण हो गया, इंटू एस अपॉन में आई टी पहले से है, अपॉन में आई टी पहले से है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब देखेंगे कौन कौन सी मूल राशि बनी है हमारे पास। m क्या है, मूल राशि है, s क्या है, विस्थापन, ये मूल राशि है, t समय मूल राशि है, धारा वैद्युत धारा है, ये मूल राशि है, और t क्या है, समय, ये भी मूल राशि है। लेकिन जो वेग है आपका, ये अब भी मूल राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है। हम इसको मूल राशि में लेके आएंगे तभी तो हम बता पाएंगे आसानी से। वेग यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, क्या होता है जी, दूरी बटे समय। लिखेंगे इसको एम, v के स्थान पर डिस्टेंस, यानी चलो डिस्टेंस s ही रख लो, m इंटू एस अपॉन टी इंटू एस इंटू टी आई टी, टी आई टी। ये अब सारी की सारी मूल राशियां हो चुकी हैं, यानी जो द्रव्यमान है वो आपका क्या है, मूल राशि है। विस्थापन क्या है या दूरी मूल राशि है, ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि, समय, ये धारा मूल राशि है, ये धारा मूल राशि है, और ये समय, ये भी मूल राशि है। टी टी टी, ये तीन टी हो गई, केवल धारा है ये आई इंटू टी। अब देखिए अब इनकी हम क्या करेंगे, विमाएं लिखेंगे, क्योंकि सारी हमारे पास में मूल राशियां हो चुकी है। व्युत्पन्न राशियों से हमने क्या किया, मूल राशि बना ली फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए। अब हम इनकी विमा लिखेंगे, तो विभव की विमा लिख रहे हैं, किसकी लिख रहे हैं, विभव की। तो द्रव्यमान है, इसकी विमा क्या होगी, एम ही होगी, एम इंटू एस क्या है, डिस्टेंस है, इसकी विमा क्या होगी, एल होगी। फिर ये डिस्टेंस है तो इसकी विमा क्या होगी, एल होगी अपॉन। अब देखिए टी टी टी, कितने टी है, 3 टी है, और समय की जो विमा होती है वो कैपिटल टी होती है। तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 लिखो डायरेक्ट आप इसको इंटू। अब नीचे कितने आई है, 1 आई बचा है, तो इसको लिखो आई, बड़े ब्रैकेट में। अब हम इनको इकट्ठे कर लेंगे, इकट्ठे का मतलब है घातों को ऐड कर देंगे। अब देखिए m और कोई नहीं है, केवल m, आप इसको लिखिए। l कितने हैं, ऊपर 2 है जी, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, और हो रही है मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, ml स्क्वायर कर देंगे, ml स्क्वायर। अब देखिए t आता है, उसके बाद में t, नीचे पावर 3 प्लस की है, ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, t की पावर माइनस के 3 हो जाएगा ये, ml स्क्वायर t की पावर माइनस के 3। और जो i है आपका, i का मतलब है वैद्युत धारा, इसकी जो विमा होती है वो a होती है, तो इसको a लिखेंगे। a जब ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी a की पावर -1 हो जाएगी। तो वैद्युत विभव की जो विमा बनी है हमारे पास, ml स्क्वायर t की पावर -3 और a की पावर -1 को प्राप्त हुई है। और ये कब हमने ज्ञात की है, जब इन सभी व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों में हमने बनाया। मूल राशियों में बनाने के लिए इनके फॉर्मूलास का हमने प्रयोग किया, जो कि आपने देखा। तो इस तरह से इसकी विमा भी हमारे पास में आ जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हो। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो में